हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 15, और जिसकी करने वाले हम प्रश्नावली 15.1। इसका हमने एक इंट्रोडक्शन भी बना लिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो हम अपनी प्रश्नावली के अंदर करते हैं। तो चलिए, बिना देरी करे हुए स्टार्ट कर देंगे इस 15 चैप्टर के अंदर क्या है और कौन कौन सी चीजें आज हम इसके अंदर नहीं सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 15.1। देखिए, यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन में के अंदर कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा होगा और आप कहोगे कि सर ये क्या चीज लेकर आ गए। देखिए, इसको, ये जो क्वेश्चन है यहां पर सबसे अच्छा चैप्टर मैं इसको इसलिए मानता हूं, एक तो सबसे पहली बात ये बहुत इजी है, और दूसरी बात इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। मतलब क्या करना है, हमें इसके अंदर सब चीजें दे दी हैं, बस हमें क्या करना है, इसको देखकर हमें अपने आंसर्स को जो पूछा है वो आंसर देना है बस। तो ये तो बहुत अच्छा होता है ना, सो करना। तो चलिए, देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया आलेख वर्ष 2007 में दो बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहां पर हमको एक आलेख दिया हुआ है। उस आलेख में वर्ष 2007 में, है ना, क्रिकेट में दो बल्लेबाज जो हैं उनके बारे में बताया है, और उनके द्वारा बनाए गए रनों के बारे में और उनके द्वारा खेले गए मैचों के बारे में हमें बताया है। ठीक है ना। तो अब मुझे यह बताना है कि अब एक एक करके ये मेरे से प्रश्न पूछेंगे तो मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये हमारी होती है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये होता है एक्स, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज। ठीक है ना। अब यहां पर हमें पूछा जा सकता है कि भाई एक्स और वाई क्या कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो एक्स अक्ष है वो यहां पर एक बैट्समैन के जितने भी उसने अपने मैच खेले हैं वो सारे मैचों के बारे में बता रहा है, खेले गए मैचों के बारे में। और जो वाई एक्सिस है, मतलब जो वाई अक्ष है, वो बता रहा है उस मैचेस में बनाए गए रन। आया बात, ये बात क्लियर समझ में। चलिए, अब आते हैं हम अपने पहले वाले क्वेश्चन पे और देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देना है। हमें दिया है दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या सूचना दी गई है। अब देखिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई एक्स और वाई पर हमें क्या सूचना दी गई है। तो अब आप लोगों को तो अच्छे से पता ही पड़ गया होगा कि भाई एक्स जो हमारी जैसे क्षैतिज अक्ष है वो क्या कहती है, भाई खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचेस की संख्या बताई गई है, भाई 10 मैच खेले हैं। और उसके बाद यहां पर हमारा खिलाड़ी द्वारा बनाए गए उन 10 मैचों में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए जो रन है वो यहां पर हमको वाई जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है यहां पर हमें वो बताया है। तो हम लोग यहां पर उसको लिख सकते हैं कि भाई एक्स अक्ष जो है और वाई जो अक्ष जो है वो क्या कह रहा है और यहां पर किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग अपनी ऑन लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष क्या कह रहा है और वाई अक्ष क्या कह रहा है। दूसरा, कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो डेड डैश वाली रेखा है, ये वाली जो इस तरह की है, वो खिलाड़ी ए ने बनाए हैं। ठीक है ना। और जो कंप्लीट आपको लाइन दिख रही है, जो डार्क काली लाइन दिख रही है, वो आपको खिलाड़ी बी की जो है वो स्थिति बता रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, है ना। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। तीसरा क्वेश्चन आता है, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे? यदि हां तो किस मैच में? देखिए, वर्ष 2007 में जो दोनों खिलाड़ियों ने जो मैच, मतलब जो रन बनाए थे, है ना, मतलब इसका मतलब यह है कि जहां दोनों के ग्राफ बिल्कुल मिल जाते हैं, है ना। तो आपको इस पूरे ग्राफ में कौन सी स्थिति ऐसी लग रही है कि यहां पर दोनों बिंदु आकर मिल गए हैं, है ना। देखिए, मुझे इस पूरे ग्राफ में एक ये बिंदु ऐसा दिख रहा है कि जहां पर खिलाड़ी ने 60 रन बनाए हैं, मतलब ए खिलाड़ी ने भी 60 रन बनाए हैं और बी खिलाड़ी ने भी 60 रन बनाए। वो कौन सा मैच है? वो है हमारा चौथा मैच। कौन सा मैच है? चौथा मैच। तो हम लिखेंगे भाई हां बनाए हैं, हम लिखेंगे हां और लिख देंगे फोर्थ मैच, है ना, चौथा मैच। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हां बनाए हैं
और दूसरा कौन सा है, तो हां, यदि हां तो कौन से मैच में, हां तो चौथे मैच में। हो गया क्लियर। अगला है दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आप यह निर्णय कैसे लिया। अब देखिए मैंने क्या बोला, आप लोगों को इसके आंसर देना है ना, आपको इसके आंसर देना है, लेकिन वो आंसर देना कैसे आपको अपने खुद की भाषा में लिखना है। मैं जो भाषा बोल रहा हूं आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इनको केवल समझो, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। हमने इस पूरे ग्राफ में अगर मैं बल्लेबाज ए और बल्लेबाज बी की बात करता हूं, है ना, तो आपने क्या देखा, जो बल्लेबाज ए है ना, उसने पहले मैच में बनाए 20 रन, दूसरे मैच में बनाए उसने 110 और 120 के बीच में, है ना, 115 रन। उसके बाद यहां पर उसने तीसरे मैच में जो रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 60 रन। और उसके बाद ऐसे ही उसने पांचवें मैच में रन बनाए 20, चौथे मैच में बनाए 60, और ऐसे करके कुछ मैच ऐसे भी हैं कि जिसने, मतलब यहां पर मैं एक ही बात कर रहा हूं कि उसने एक मैच में 20 बनाए, तीसरे मैच में उसने, चौथे मैच में 60, इस मैच में 90, इस मैच में 100, और बहुत से मैचेस में ये 90, फिर उसके बाद ये हो गया 70 और 80 के बीच में 75, और बहुत से मैच में उसने मतलब नीचे भी आया है, वो मतलब उसका ग्राफ नीचे भी आया है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं, तो बी क्या कर रहा है, बी के जितने भी रन है ना वो 40 से नीचे कभी नहीं आए। देख लो आप, यहां पर जो बल्लेबाज हमारा ए था उसके तो देखो नीचे रन भी आए हैं, 40 से नीचे रन भी आए उसके, है ना, आपको दिख रहा है ना यहां पर 40 से नीचे रन भी आए हैं। तो यहां पर उसकी स्थिति यह देखने को मिलती है कि भाई कि जो बल्लेबाज बी है उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसने एक भी मैच में 40 से कम रन नहीं बनाए, सभी मैच में उसने 40 से ज्यादा ही रन बनाए। तो भाई जाहिर सी बात है कि मैं ऐसे बैट्समैन पे भरोसा करूं ना कि वो क्या करे, वो हमेशा जाए और कुछ अच्छे रन बना के आए। भाई अब कभी भरोसा किया, कभी तो अच्छा खेल गया, कभी नहीं खेला, तो ये किसके साथ है, ये ए के साथ है। पर बी एक भरोसेमंद बैट्समैन है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों बल्लेबाजों में से कौन सा स्थिर है, आप यह निर्णय कैसे लिया। तो हम कहेंगे भाई दोनों बल्लेबाजों में जो है ना वो बी स्थिर है, और यह निर्णय हमने ग्राफ में से देखकर लिया कि भाई जो ए है वो उसकी स्थिति बी से बहुत अच्छी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो हमने काय में से देख के दिए, हमारे ग्राफ में से देखने पे। आप बताइए मुझे, आप बताइए, मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया, नहीं किया ना, क्या किया, सिर्फ इसमें से देखकर मैंने वो स्थिति बताई, और स्थिति बताने के बाद मैंने यहां पर आप लोगों को भी सामने वो आंसर रखे जो आप लोगों के सामने भी है। तो बस यही तो मैं कह रहा था, करना क्या है, हमें सर्व करना बस ये है कि जो भी आंसर है ना वो हमें केवल सिर्फ देखकर देना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें केवल देखकर ही देना है। तो चलिए बने रहिए, अभी तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे नॉलेज को और अच्छे बढ़ा देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन आता है हमारा, आगे का जो क्वेश्चन आ रहा है वो दिया है, एक कार एक शहर पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है। यह शहर, मतलब यह शहर है पी, ये शहर से दूरी है, ये पी पूरा शहर है, और उधर की तरफ क्यू की तरफ जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो क्यू शहर की ओर जा रही है जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूर है। मान के चलिए ये पी है, ये पी है, तो यहां पर ये क्यू है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, विभिन्न समयों पर कार पी शहर से दूरियां दर्शाता है। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर, मतलब ये जो समय है इस समय से इस शहर की दूरी बताता है। मतलब जैसे सुबह 8 बजे जब इसने चलना चालू किया तो 9 बजे 50 किलोमीटर चली गई, 10 बजे 150 किलोमीटर चली गई, 11 बजे 200 किलोमीटर, 12 बजे 200 किलोमीटर, है ना, 1 बजे कहां पहुंच गया 250, 2 बजे और 3 बजे। मतलब ऐसे जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद क्या बोला है, आलेख अध्ययन करने के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई आलेख को हमने अच्छे से देख लिया। अब हमेशा की तरह यह हमारा जो है यह कहलाता है हमारा y अक्ष, है ना, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर।
ऊर्ध्वाधर लिख लेते हैं, ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और ये हमारा कहलाता है x, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज। ये कहलाता है क्षैतिज। अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया गया है। भाई दोनों अक्षों में हमें यह दर्शाया गया है कि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी बताई गई है, जहां पर x अक्ष समय की मतलब समय को दर्शा रहा है और y अक्ष किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, उसके बाद क्या दिया है, कार ने किस समय कहां से यात्रा आरंभ की। तो कार ने प्रातः 8 बजे पी शहर से यात्रा आरंभ की। मतलब कितनी बजे, सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे, और पी से, शहर पी से क्या करा, यात्रा आरंभ की। अब क्या बोला है, पहले घंटे में कार कितनी दूर चली। देखिए जब 8 बजे से चालू करा तो 9 बजे जब वो पहुंची तो पहला घंटा ये हुआ, तो पहले घंटे की जो दूरी हुई वो कितनी हुई, 50 किलोमीटर। तो पहले घंटे की दूरी कितनी हुई, 50 किलोमीटर। चलो पहले घंटे की दूरी। उसके बाद क्या बोला, दूसरे तथा तीसरे घंटे में कार कितनी दूरी तय की। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, कार जब पहले घंटे में कितनी चली, कार चली 50 किलोमीटर। अब उसके बाद जब कार दूसरे घंटे में आई तो कितना हो गया, यह है हमारा पहला घंटा, यह हमारा पहला घंटा है। और जब दूसरे घंटे पे आई है ना, तो देखो पहले घंटे में 50 तो दूसरे घंटे पे 150, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब दूसरे घंटे में वो 100 किलोमीटर तय कर वो कितनी हो गई, 150। तो हम लिखेंगे दूसरे घंटे, है ना, दूसरे घंटे की दूरी, दूसरे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय करी, तो हम लिखेंगे दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे में कार ने दूरी तय करी, दूरी तय की। देखिए कितनी दूरी तय करी, जब पहले पे 50 थी और वो दूसरे घंटा हमारा 10 बजे पे, प्रातः 10 बजे हो रहा है दूसरा घंटा, तो देखो 150 और 50 के बीच में कितना आ गया, 100। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 150 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ये दूसरे घंटे की बात हो रही है। ठीक है ना, अब देखिए दूसरे घंटे पे तो इसने कर ली 150, है ना, क्या है, क्वेश्चन को समझना। अब दूसरे घंटे पे तो, दूसरे घंटे पे हो गई 150, अब दूसरे से तीसरे घंटे पे तो ये कितनी हो गई, 200। तो मतलब 150 से 200 चलने में, मतलब दूसरे से तीसरे घंटे में वो 50 किलोमीटर और चली, तो 150 से 50 किलोमीटर चलेगी तो 200 हो जाएगा ना। तो बस यही कुछ लॉजिक्स थे जो क्वेश्चन के अंदर समझने थे। तो चलिए हम लिखेंगे तीसरे घंटे में, तीसरे घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 तो यह जाएगा 50 किलोमीटर। मतलब जब कार दूसरे घंटे में आई तो 100 किलोमीटर चली, और जब कार तीसरे घंटे में आई तो 50 किलोमीटर चली। मतलब ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस ग्राफ में से देखकर दे रहे हैं, और इस ग्राफ जो कह रहा है बस वही चीज हम लोग इसके अंदर बता रहे हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। मान लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है उन क्वेश्चनों के अंदर। अगले क्वेश्चन में हमें इसी क्वेश्चन के कुछ बाकी जो पॉइंट्स है उनको करना है। क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल समान थी, आपने कैसे जाना। देखिए यह था पहला घंटा, है ना, यह था दूसरा घंटा और यह था तीसरा घंटा। पहले घंटे में कार की चाल थी 50, दूसरे घंटे में थे कार की चाल 150 और तीसरे घंटे में थी कार की चाल 100। मतलब अब आपने देखा कि पहले घंटे में 200, मतलब पहले घंटे में 50 किलोमीटर चली,
दूसरे घंटे में 150 किलोमीटर चली और तीसरे घंटे में 200 किलोमीटर चली। मतलब यहां पर 100 और यहां पर 50 है ना। यहां पर जब पहले से दूसरे घंटे में आई तब 100 किलोमीटर चली और दूसरे से तीसरे घंटे में आई तब 50 किलोमीटर चली। तो मतलब यहां पे कार की जो चाल है ना वो स्थिर नहीं है ना। तो यहां पर क्या है, क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल समान थी? आपने ये कैसे जाना? नहीं, हम लिखेंगे नहीं, कार की चाल समान नहीं थी। हम कहेंगे कि हमारा जो हमने चौथा क्वेश्चन किया है उससे हम इसका आंसर बिल्कुल लिख सकते थे। क्योंकि देखो जो हमने चौथा क्वेश्चन किया, चौथे क्वेश्चन में हमने क्या आंसर दिया था पता है हमें? कि जब कार ने पहले घंटे में चली, जब कार पहले घंटे में चली, क्वेश्चन को दोबारा समझना, जब कार पहले घंटे में चली तो 50 किलोमीटर चल गई। जब दूसरे घंटे में आई तो यही कार 150 किलोमीटर चल गई। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था? 150 माइनस 50, तो ये 100 किलोमीटर जो थी ना वो दूसरे घंटे में पहुंची वो। ठीक है, दूसरे घंटे में। ठीक है, लेकिन जब यही दूसरे से तीसरे घंटे में आई, जब कार की चाल हो गई कितनी? 200 किलोमीटर, तो यहां पे कितने का डिफरेंस आया? 50 का। मतलब 50 किलोमीटर चली, 150 से 50 किलोमीटर चली तब 200 किलोमीटर पहुंच गई, और जब 50 से 100 किलोमीटर चली तब वो 150 किलोमीटर चल गई। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो कार की जो चाल है ना वो स्थिर नहीं है। कभी वो 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कभी वो 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ऐसे ही कार की चाल इस पूरे में आपको अलग अलग दिखेगी। लेकिन हमें पहले 3 घंटे की बात कर रहे थे, तो भाई 3 घंटे में तो समान नहीं है। इसका अंदाजा हमने हमारे चौथे क्वेश्चन से लेकर बताया। तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आगे क्या है? क्या कार कहीं भी किसी स्थान पर रुकी? आपने अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। देखिए अब आती है, क्या कार कहीं रुकी? जी हां, बिल्कुल कार रुकी है 11 से 12 प्रातः, 11 से 12 दोपहर के बीच में। आपको ये क्षैतिज लाइन दिख रही है, ये क्षैतिज लाइन, इसका मतलब यह है कि देखो यहां पर आपको कार की बिल्कुल लगातार चाल दिख रही है, पर यहां पर क्षैतिज हो गई। यहां पर आपको कोई भी कार बिल्कुल ऊपर नहीं चली है, या 1 किलोमीटर भी ऊपर नहीं गई है, ये बिल्कुल नीचे है। फिर उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद फिर गाड़ी ऊपर चलना चालू करिए, है ना। तो इससे देखकर यह लगता है कि भाई जो कार है वो 11 से 12 प्रातः दोपहर 11 से 12 के बीच में, है ना। हम लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रातः 11 से 12 दोपहर में, या नहीं, यहां लिखेंगे, है ना। हम लिखेंगे प्रातः 11 से 12 दोपहर के समय, दोपहर के समय कार रुकी, है ना। हमने ऐसा लिख सकते हैं, हमने आलेख से अध्ययन करके, हमने आलेख से क्षैतिज लाइन का अध्ययन करके, क्षैतिज रेखा का अध्ययन करके पता लगाया, करके पता। ठीक है, मतलब आलेख से हमने इस क्षैतिज लाइन का अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? जो मैंने आपको भी बताया कि देखो 8 से 9 पहला घंटा, 9 से 10 दूसरा घंटा, और 10 से 11 तीसरा घंटा। तो तीसरे घंटे होने के बाद जब चौथे घंटे में गाड़ी आ रही है 11 से 12 दोपहर में, तो यहां पर मुझे गाड़ी की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखी। एक्टिविटी कैसे दिखती? क्यों भाई,
8 से 9 पहला घंटा था, तो पहले घंटे में 50 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे में वो चल रही है 150, तीसरे घंटे में वो चल रही है 200, और चौथे घंटे में भी वो 200 थी। मतलब ये क्षैतिज लाइन तो यही बता रही है ना, क्षैतिज लाइन तो यही बता रही है कि भाई ये जो लाइन है ये बिल्कुल क्षैतिज है, मतलब गाड़ी खड़ी हुई है, कोई इसके अंदर एक्टिविटी नहीं हुई। पर जब वो 12 से 1 वाले घंटे में आई, तब उसके बाद गाड़ी फिर से चल गई, और फिर उसके बाद वो आगे फिर बढ़ गई, मतलब गाड़ी की एक्टिविटी फिर ज्यादा हो गई। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई ग्राफ से हमने सब चीजें देखी, तो हमने देखा आलेख के माध्यम से हमने उसका आंसर दिया। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी क्वेश्चन के क्या दिया हुआ है, कार शहर क्यू से कितने समय में पहुंची, पी शहर से क्यू कितना लास्ट में यहां पहुंच गई, कितने डिस्टेंस है, हम लिखेंगे 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की दूरी तय करके जो कार है वो क्यू शहर पहुंच गई। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हमने पूरे अपने आलेखों को देखकर किए, और आप भी अपने इन्हीं क्वेश्चनों को आलेख में से देखकर बहुत अच्छे से आंसर देना। ये इतना प्यारा चैप्टर है, आपको खुद मजा आएगा करने में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इसके अंदर हमें क्या नहीं करना है, जहां इसके अंदर हमें कुछ भी फॉर्मूलों की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ है, हमें केवल देख के आंसर करना है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि हम स्टार्ट करने वाले अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन। अभी तक तो हम उदाहरण कर रहे थे, अब आते हैं अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो चले आते हैं और आगे अपने क्वेश्चन पे क्या दिखा है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ठीक है ना। अब लिखा है रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था। भाई दोपहर 1 बजे क्या तापमान था, ये तो देखो 36 और 37 के बीच में 36.5, क्या लिखेंगे, कितना तापमान था, 36.5, ठीक है, सेंटीग्रेड। ये हो गया तापमान। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 36 और 37 के बीच में क्या आ जाएगा, 36.5। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या थे। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पर, मैंने क्या बताया, अब देखो क्वेश्चन को समझना। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, 2 बार एक समान था, तो वो कौन से 2 बार एक समान था। भाई देखो हम लिखेंगे इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार समान हुआ, तो यहां पर आपने देखा कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोगी का जो तापमान था वो समान रहा, क्योंकि सुबह 9 बजे इसका तापमान 35.5 था, ठीक है, 10 बजे उसका 36 हो गया, 11 बजे उसका 39 हो गया, 12 बजे उसका 38.5 हो गया, पर 1 बजे से 2 बजे के बीच में उसका जो तापमान है ना वो स्थिर रहा। कैसे स्थिर रहा, क्योंकि यहां पर आपको जो क्षैतिज लाइन देख रहे हो ना, ये जो क्षैतिज लाइन देख रहे हो, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है ना, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, मतलब ये तापमान क्या हो गया, स्थिर हो गया। लेकिन फिर 2 से लेकर 3 बजे के बाद तापमान फिर बढ़ के 37 डिग्री हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने यही चीज पता लगाई, काय से, ग्राफ से, और उसके बाद कौन सी लाइन से, क्षैतिज लाइन से। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में, 2 बजे के बीच में, दोपहर 1 बजे, 1 से 2 बजे के बीच में जो था ना, रोगी का तापमान समान था, और कितना था, 36 आप लिख देना कि जो तापमान था वो कितना था, 36.5, ये ठीक है ना। तो यहां पर वही आंसर हो गया। देखिए, ये देखिए दोनों का एक ही जगह पर एक ही तापमान था। अगला क्वेश्चन पूछा है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। अब 1:30 बजे दोपहर, देखो 1:30 2 बजे
रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। अब इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचने के लिए सबसे पहले यह है 1 और 2 और यह हो जाता है 1:30। ठीक है, अब 1:30 बजे जो रोगी का जो तापमान है वो क्या होगा। देखिए 1 बजे रोगी का तापमान 36.5 था, 2 बजे रोगी का तापमान कितना हो गया 36.5, तो 1:30 बजे भी रोगी का तापमान कितना होगा 36.5, क्योंकि 1 से 2 के बीच में रोगी का जो तापमान था वो तो सेम ही था ना। 1 से 2 के बीच में रोगी का जो तापमान था वो क्या था 36.5 था, तो भाई 1:30 बजे में रोगी का तापमान कितना है, वो भी 36.5 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्षैतिज लाइन दिख रही है ना वो आपको ये बता रही है कि भाई जब स्थिर तापमान था तो यहां पर 1 और 2 के बीच में स्थिर तापमान है, तो 1 से लेके 2 के बीच में जब स्थिर तापमान है तो 1:30 बजे भी तो स्थिर तापमान होगा। तो हम लोग इसका निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जब 1 से 2 के बीच में हम लिखेंगे, जब 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में रोगी का तापमान 36.5 था, तब 1:30 बजे भी, तब 1:30 पर भी, तब दोपहर 1:30 पर तापमान 36.5 ही रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि आपसे मैं पूछूं कि भाई 1 से 2 के बीच में आप कहां थे, आपने बोला 1 से 2 के बीच में मैं अपने रूम में था, तो आपसे कोई पूछ लेगा कि 1:30 बजे कहां थे, तब भी तो रूम में ही होगे ना। तो एक कॉन्सेप्ट को समझो, एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर 11 के बीच में कोचिंग में रहते हो, लेकिन आपसे कोई पूछे कि 10:30 बजे कहां थे, 10:30 बजे कोचिंग में ही तो होगे ना। भाई जनरल सी बात है कि जब तापमान 1 से 2 के बीच में 36.5 है ना, तो भाई 1:30 बजे भी तो 36.5 होगा, क्योंकि हमने इसमें से आलेख में से देखकर इसका क्या करा, इसका पूरा निष्कर्ष निकाला। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है ना, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। देखिए रोगी का जो तापमान है वो सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा रोगी का तापमान हो रहा है प्रातः 11 बजे। प्रातः 11 बजे से प्रातः 11 बजे रोगी का जो तापमान हो रहा है वो 39 हो रहा है। तो हम लिखाएंगे कि यहां पर जो दोपहर 11 बजे है, यहां पर रोगी का जो तापमान है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो यहां पर हम लोग इसका आंसर एक तरीके से और दे सकते हैं, वो आप लोग कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। पहले हम इसको हटा देते हैं, उसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो देखो करना क्या है, ये तो बात तय है कि भाई 11 बजे जो तापमान था वो सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन मुझे जो बढ़ता हुआ रुझान है, देखो बढ़ कहां कहां रहा है, ये बढ़ा फिर ये बढ़ा, यहां तो कम हुआ ना, फिर उसके बाद यहां फिर बढ़ा, मतलब यहां पे किन किन समय अंतराल में हमारा तापमान बढ़ा। तो हम लिखेंगे प्रातः 9 से प्रातः 10, ठीक है, बढ़ा, फिर प्रातः 10 से प्रातः 11, क्योंकि यहां पे भी बढ़ा, अब ये डाउन हुआ ये तो नहीं होगा, फिर उसके बाद आएगा दोपहर 2 से 3:30, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमें केवल बढ़ा हुआ बताना था,
2 से 9 से 10, 10 से 11, फिर यहां तो कम हुआ, फिर यहां कम हुआ, फिर यहां स्थिर हो गया, फिर यहां से वापस से बढ़ा। तो वो हमें बताना था कि यहां पे किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो यहां हमने भी क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में भी हमने उन्हीं के आंसर दिए जो केवल ग्राफ बोल रहा था। मतलब ग्राफ जो बोलेगा वो हम लोग करेंगे, बस यही बात मानना है और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैंने बोला ना फॉर्मूला तो कुछ लगाया नहीं है, तो मतलब हमारे मुफ्त के मार्क्स हैं, केवल आपको इस ग्राफ को देख के अपने आंसर देना है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसके ग्राफ को समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन है जो आंसर देंगे। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखो वर्ष 2002 में क्या थी बिक्री, हम लोग यहां पे आंसर लिखते हैं इसे ए, तो ए लिखते हैं, ए का फर्स्ट, ठीक है, ए का फर्स्ट। तो वर्ष 2002 में बिक्री कितनी थी, 4 करोड़। देखो 2002 में बिक्री कितनी थी, 4 करोड़, तो लिख देंगे 4 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो इसका बी है वो क्या बोला है, 2006 में कितनी बिक्री थी। अब 2006 में, तो 2006 में बिक्री कितनी थी, ये आ गए इधर 8 करोड़, कितनी हो गई, 8 करोड़, ये हो गया। अब बी वाले का पहला वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2003 में, तो 2003 में थी 7 करोड़, 6 और 8 के बीच में कितनी हो गई, 7 करोड़, ठीक है, ये हो गई 7 करोड़। और ऐसे ही इसका दूसरा 2005 में कितनी बिक्री थी, तो 2005 में बिक्री थी 10 करोड़, 10 करोड़, है ना। अब उसके बाद आगे आते हैं अपने ए बी हो गए, सी क्या दिया है, 2002 तथा 2006 की बिक्री में कितना अंतर था। अब देखो यहां पर सबसे पहले अब इसको पूरा हटा दो, अब हम बात करते हैं 2002 और 2006। तो सबसे पहले 2002 कितना था, है ना। हम लोग एक काम करते हैं, देखिए 1 और 2 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए, यहां पर जो हमने दिया था। अब हम यहां पर इसको रफ करते हैं और उसके बाद हम आते हैं अपने सी क्वेश्चन पे। देखो 2002 में बिक्री क्या थी, तो 2002 में 4 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद 2006 में 8 करोड़ थी, है ना, ये दिख रहा है 2006, तो 2006 में कितनी थी, 8 करोड़। तो हम ये लिखेंगे 2006 में बिक्री कितनी थी, 8 करोड़। अब चूंकि अंतर पूछा है तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो 8 करोड़ में से 4 करोड़ माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 4 करोड़। तो अंतर कितना हो गया, 4 करोड़ का, ठीक है, 4 करोड़ का अंतर आ गया। अब हम लिखेंगे किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। अब किस अंतराल में यह बिक्री का अंतर सबसे अधिक था, अब हमको उसको जानना है ना। अब ये भी काय में से देखेंगे, अब ये भी तो हम लोग अपने ग्राफ में से देखेंगे। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 2003, 2002 और 2003, है ना, हमको क्या बताना है, किस अंतराल में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। तो आप इस ग्राफ को एनालाइज करो, थोड़ा सा एनालाइज कैसे करो, 2002 से 2003, है ना। देखो 2002 और 2003, तो 2002 से 2003, ये यहां पे 4 करोड़ था, यहां पे 7 करोड़ था, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, है ना, 7 में से 4 गए तो कितना हो गया, देखो यहां पे कितना था, 4 करोड़ था, यहां पे 7 करोड़ था, 7 करोड़ और 4 करोड़, तो यहां पर 7 में से 4 गए तो कितना बचा, 3 करोड़, तो ये हो गया। चलो, है ना, हम अंतर निकाल रहे हैं, तो अंतर को हम एनालाइज कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने आलेख को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एनालाइज करने का तरीका है। चलिए उसके बाद क्या करा, उसके बाद देखा 2003 से
2003 से 2004, तो देखो 2003 से 2004, तो 2003 में कितना था? 2003 में था 7 करोड़, है ना। और 2004 में कितना था? 2004 में था 6 करोड़, है ना। देखो 2003 में कितना था? 2003 में था 7 करोड़, और 2004 में कितना हो गया? 2004 में 6 करोड़ हो गया। तो कितने का अंतर आया? 1 करोड़ का, ठीक है ना। अब उसके बाद हम गए 2004 से गए 2005 पे, है ना। अब देखो 2004 तो ये रहा, तो 2004 पे कितना था? 6 करोड़, और 2005 पे कितना था? 2005 पे था 10 करोड़। तो 10 करोड़ और 6 करोड़ कितना हो गया? 4 करोड़। माइनस किया तो 4 करोड़ हो गया, है ना। अब 2005 से 2006, 2005 से 2006, है ना। 2005 से 2006, तो 2005 से 2006, तो 2005 कितना था? 10 करोड़, और 2006 कितना था? 8 करोड़। तो 2 करोड़ कितना हो गया? 2 करोड़। अब यहां पर हमने अपने पूरे ग्राफ को एनालाइज किया। अब एनालाइज करने के बाद हम एक काम करते हैं, इन दोनों का जो आया वो कितना आया? इन दोनों का आया वो 3 करोड़ आया, और इन दोनों का आया वो कितना आया? इन दोनों का आया वो आया 1 करोड़। 4 से 6 जब निकाला, 4 से 5 निकाला तो ये 4 करोड़ आया, और 5 से जब 6 निकाला तो कितना आया? 2 करोड़ आया। तो मतलब मुझे क्या बताना था? किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? तो हम लिखेंगे 2004 से 2005 के बीच। क्या लिखेंगे? 2004 से 2005 के बीच बिक्री का जो है अंतर सबसे अधिक था। उत्तर में लिखेंगे यहां पर वर्ष 2004 से 2005। देखो 2004 कितना था? 6 करोड़, और 2005 कितना था? 10 करोड़। तो 6 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 4 करोड़ का, है ना। से वर्ष 2004 से 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था, जो 4 करोड़ था, जो 4 करोड़ था, है ना। सबसे ज्यादा अंतर ये 3 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़। तो इसके बीच में 2004 से 2005 के बीच में बिक्री का अंतर सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो ये भी हमने काय में से एनालाइज किया? अपने ग्राफ में से। तो बस मैंने बोला ना कि कुछ भी नहीं करना है, जो ग्राफ बोल रहा है वही आपको आंसर देना है, जो क्वेश्चन के आंसर में हमें बताना था। तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर देना है, और काय में से देखकर देना है? केवल ग्राफ में से। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी प्रश्नावली 15.1 का। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थिति में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणाम को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। देखिए ए 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई कितनी थी, और 2 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई कितनी थी, है ना। यहां पे 2 सप्ताह बाद ए पौधे की ऊंचाई कितनी थी, है ना। मतलब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें ए की बात कर रहे हैं, है ना। 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद कितनी होगी? ऐसे ही बी की 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई क्या होगी? उसके बाद तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो सबसे पहले 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद देखो यहां पर जो ए बात कर रहे हैं ना, जो पौधा ए बात कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन से चल रहा है, और जो बी की बात करेंगे वो पूरी लाइन से चलेगा। तो 2 सप्ताह बाद पौधे 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई तो कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हो गया। 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, ये रही ए की ऊंचाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। कितनी है? 9 सेंटीमीटर। चलिए, 2 मेरे आंसर हो गए कंप्लीट। उसके बाद बी की बात कर रहे हैं। अब ए को हटा दो, अब हम बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी की बात कर रहे हैं। अब बी कहां है? जो पूरी काली लाइन डार्क है वो हमारी बी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 सप्ताह बाद बी की, 2 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई भी कितनी है? यही सेम, कितनी है? 7। तो यहां कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई, अब देखिए 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई, यह है बी, तो बी की ऊंचाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहां पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितने अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना। अब उसके बाद तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो हम लिखेंगे तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तीसरे सप्ताह में, तो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई देखो कितनी बढ़ी। अब हमसे पूछ रहे हैं कितनी बढ़ी, तो देखो 2 सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई थी कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 2 सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। ये थी 7 सेंटीमीटर, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और उसके बाद तीसरे सप्ताह में पौधे ए की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई? वो हो गई 9 सेंटीमीटर। मतलब पहले दूसरे सप्ताह में 7 सेंटीमीटर थी, तीसरे सप्ताह में वो 9 सेंटीमीटर हो गई। तो कितने सेंटीमीटर बढ़ी? 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बढ़ी? 2 सेंटीमीटर। मतलब पहले 7 थी, फिर तीसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में 7 थी, तीसरे सप्ताह में 9 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 2 सेंटीमीटर बढ़ गई ना। बस यही आंसर देना था। तो अभी तक तो हमारे जो आंसर है वो हमने अपने ग्राफ में से देखकर दिए। आगे देखते हैं कि यही क्वेश्चन हमसे और कैसे पूछे जा सकते हैं और इसके कितने ऑप्शन अभी बचे हुए हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, बड़ा मजा आ रहा है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। हमें केवल ग्राफ की स्थिति देखकर, मतलब हमारे आलेख की स्थिति को देखकर हम अपने आंसरों को दे रहे हैं। तो बस इसमें करना क्या है? जो दिख रहा है वही तो बोलना है। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चनों में। अब देखिए हमें डी ऑप्शन दिया है, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अब देखिए दूसरा सप्ताह में, अब हम बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा सप्ताह जो है वो बी की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। ये देखिए 7 सेंटीमीटर है बी की, है ना। और उसके बाद तीसरे सप्ताह में बी की ऊंचाई, तो तीसरे सप्ताह में बी की ऊंचाई कितनी होगी? 10। तो ये हो गई 10। तो 10 में से 7 को घटाया तो कितनी बढ़ी? 3 सेंटीमीटर, है ना। मतलब दूसरे सप्ताह में थी 7 सेंटीमीटर, और 10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखा है? किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में? देखो अब यहां पर थोड़ा सा वही एनालाइज करना है कि पहले सप्ताह में हम अभी ए की बात करें, ठीक है, ए की बात करें। तो पहले सप्ताह में जो ए की ऊंचाई बढ़ी, प्रारंभ में तो ये थी, तो पहले सप्ताह में ए की जो ऊंचाई बढ़ी वो बढ़ी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरे सप्ताह में यही ऊंचाई कितनी बढ़ गई? 7 सेंटीमीटर। और तीसरे सप्ताह में यही ऊंचाई कितनी बढ़ गई? 9 सेंटीमीटर। अब हमें डिफरेंस बताना है। कितना बताना है? डिफरेंस बताना है। मतलब यहां पर डायरेक्ट 2 थी और यहां पे डायरेक्ट 7 हो गई, तो मतलब हम लिखेंगे कि पहले सप्ताह में, देखो 2 से डायरेक्ट 7 हो गई, मतलब 2 सेंटीमीटर से डायरेक्ट ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो गई। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पौधे ए की बात कर रहे हैं, है ना। अब हमको बोला है किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो देखो पहले सप्ताह में इसकी ऊंचाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। जब पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में आई तो इसकी ऊंचाई हो गई 7 सेंटीमीटर, और तीसरे सप्ताह में आया
तो उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो गई। तो मुझे बताना है कि किस सप्ताह में ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस सब में किस में दिख रहा है, आपको डिफरेंस दिख रहा है ना दूसरे सप्ताह में। तो हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में, यहां लिख देंगे दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अब देखिए बी की बात कर रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि भाई बी में सबसे कम ऊंचाई काय में बढ़ी। अब देखो बी को एनालाइज करो, तो बी को एनालाइज करने में हमारा जो ए था, पहले सप्ताह में बी की ऊंचाई बढ़ी कितनी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहां बढ़ी कितनी, 7 सेंटीमीटर, है ना। फिर उसके बाद यहां बढ़ी कितनी, यहां बढ़ी 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर थी, है ना, 1 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर से डायरेक्ट ये बढ़ी 2 सेंटीमीटर, मतलब अच्छी खासी बढ़ गई। और उसके बाद यहां पर और बढ़ गई। तो मुझे बताना था कि कौन से सप्ताह में सबसे कम बढ़ी। तो हम लिखेंगे पहले सप्ताह में। हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सप्ताह में, पहले सप्ताह में। अब उसके बाद क्या है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। तो अब देखिए कौन सा सप्ताह ऐसा है जिसमें दोनों की ऊंचाइयां समान रही। तो देखो यहां पर ए और बी दोनों समान थे, ए और बी दोनों समान थे। तो हम लिखेंगे कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में ए और बी दोनों की ऊंचाई क्या रही, वो समान रही। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हमें अच्छे से आंसर करना है। और यहां पर जो ग्राफ बोल रहा है उसको देखकर हम अपने आंसर को दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी आंसर हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस इन आंसरों को एक बार अच्छे से एनालाइज करना है, काय में से, अपने ग्राफ में से, और हमारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो यहां हमारा क्वेश्चन 3 खत्म होता है। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर निम्न आलेख किस सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाया। मतलब एक होता है पूर्वानुमान, जैसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि भाई पानी गिरेगा, एक ये हो गया पूर्वानुमान, और वास्तविक पानी गिर गया। तो दो यहां पर तापमान की बात हो रही है, एक तो पूर्वानुमान और एक हो रहा है वास्तविक। तो पूर्वानुमान को हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से बता रहे हैं, और जो वास्तविक है उसको हम लोग ऐसे बता रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, दोनों के आंसर देना है। किस दिन पूर्वानुपात तापमान व वास्तविक तापमान समान था, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। अब देखो यहां पर ऐसा कौन सा आ रहा है आपको कि यहां पर दोनों तापमान बिल्कुल एक हो गए हों। तो देखो यहां पर मंगलवार है, मंगलवार ऐसा है, और शुक्रवार है, और रविवार है। दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइनें एक ही बिंदु पे आके मिल गई, दोनों लाइनें एक ही बिंदु पे आके मिल गई। मतलब कहां मिल रही है, मंगलवार को मिल रही है, शुक्रवार को मिल रही है, और रविवार को मिल रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे मंगल, ये हो गया मंगलवार, दूसरा मंगलवार को मिल रही थी, ये रहा। फिर उसके बाद ये दोनों लाइन हमें शुक्रवार पे मिल रही थी, तो यहां आ जाएगा शुक्रवार, और फिर उसके बाद लास्ट है हमारा ये रविवार। ठीक है, लास्ट है हमारा ये रविवार, ये रविवार को आके मिल गई। ठीक है, तो यहां पे वो लिख लो रविवार, है ना। अब उसके बाद रविवार, है ना। अब उसके बाद क्या दिया, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। अब देखो पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान जो था हमारा, वो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है 32, तो 35। तो हम लिख लेंगे यहां पर अधिकतम तापमान 35, ये हो गया।
उसके बाद सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान, देखिए वास्तविक लाइन तो ये काली वाली डार्क है, तो वास्तविक जो है वो 15 से नीचे नहीं गया, तो वास्तविक क्या हो गया हमारा 15, तो हम लिखेंगे इसको वास्तविक जो था वो 15। ठीक है ना। अगला क्या दिया हुआ है, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे अधिक था। देखिए अंतर की बात करें तो वो अंतर आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा कि देखिए यहां पर अंतर जो दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, यहां पर तो दोनों लाइनें बिल्कुल मतलब मिली गई हैं, यहां पर अंतर और यहां पर अंतर और यहां पर अंतर, तो आपने देखा होगा कि ये जो अंतर है ये अंतर तो आपको समान दिख रहा है, पर ये जो अंतर है वो सबसे ज्यादा है, और ये अंतर किस दिन है, ये बृहस्पतिवार है, तो बस लिख दो बृहस्पतिवार, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इस तरह से अपने क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बस कर क्या रहे हैं, हम अपने ग्राफ में से आंसर ही तो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक तरह से इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको सॉल्व कर रहे हैं। आगे आते हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, और देखते हैं क्या नया सीखने को मिलता है। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। आगे आते हैं, आगे हमें क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगरों में हिमपात के दिनों की संख्या दी हुई है, जैसे दिन वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 ये वर्ष दिए हुए हैं, और जो हिमपात है वो 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 12 दिन। तो चलिए अब हमको इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, जो कि हमने यहां पर एक रेडी करके रखा है 2003 से 2006। तो देखिए वर्ष जो हमेशा है वो एक्स एक्सिस पे आता है, मतलब क्षैतिज अक्ष पे आता है, क्योंकि हमारा वर्ष तो बदलता नहीं रहता है, लेकिन जो दिन है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस पे हमारे वर्ष रखेंगे, और उसके बाद जो दिन है वो भी हम लोग रखेंगे। चलिए आइए उसको देखते हैं। तो 2003 यहां पर हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, और अपने पेन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहां पर हम लोग, आपकी जो लाइन है ये हमारी बोर्ड पर वो थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक बनाना। ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई, ठीक है, ये है वाई। अब उसके बाद यहां पर हमारा जो वर्ष है, वर्ष जो है वो लिखेंगे हम 2003, है ना। तो ये जो है ये लाइन है, ये इस लाइन से हम लोग बिल्कुल करते चलेंगे इकाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, और यहां हो जाएगा 2003, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर मैं इसको तो थोड़ा ठीक लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में दिक्कत नहीं होगी। तो यहां हो जाएगा 2003, 2004। एक काम करता हूं मैं, थोड़ी स्केल यहां पर आप लोगों के लिए बड़ी कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां एक एक छोड़ के मैं कर देता हूं ताकि आप अपनी जब ग्राफ में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये करना। तो एक ये और ये। चलिए यहां पर हो जाएगा 2003, यहां हो जाएगा 2004, यहां हो जाएगा 2005, और यहां हो जाएगा 2006, ठीक है ना। और अब यहां पर जो हमारी स्केल है उसको हम ऐसा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे ही करके यहां हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर मुझे दिया था क्या कि भाई 2003 में ये 8 था, तो 2003 में ये 8, तो मैंने यहां लिख लिया, यहां एक पॉइंट बना लिया 8। उसके बाद 2004 में 10, तो 2004 में 10, तो 2004 में ये 10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 2005 में 5, तो 2005 में 5, तो 2005 ये रहा 2005 में 5 ये रहा, ठीक है ना। और उसके बाद 2006 में कितना हो गया 12, तो 2006 ये रहा,
2006 ये रहा हमारा, तो 2006 में 12, तो ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, है ना। आपके ग्राफ में ये बिल्कुल ठीक आएगा, आप बिल्कुल इसको अपने ग्राफ के हिसाब से बनाना, तब आपका ये बिल्कुल ठीक जाएगा। अब देखिए हमें लाइनें मिलाना कैसे है, ये देखिए, ये हमारी लाइन ऐसे मिली, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाकर ये लाइन ऐसे चली जाएगी, तो ये हमारा एक ग्राफ जो बनाया वो इस तरह से बनेगा। और आप लोग इस बिंदुओं को बिल्कुल ठीक से मिलाना कि ऐसे गए, फिर ऐसे आए, और फिर ऐसे मिल गए, तो ये हमारा एक तरह से आलेख तैयार हो गया। और इस आलेख में हमने क्या करा, इस वर्षों के हिसाब से हमने क्या करा, अपने आंसर को दिया। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, जो कि आप लोगों ने यहां पर देखा है ना। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैं अगर इसको मैं यहां से बनाता हूं, मैं इसको अगर यहां से बनाता हूं, तो आई होप आप लोगों को दिखेगा ये, है ना। तो ये तो 0 है। अब ये हो जाएगा हमारा वर्ष जो है, तो ये हो जाएगा 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको ले लेता हूं थोड़ा छोटा, और उसके बाद यहां लिख लेता हूं 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। बोर्ड पे और कॉपी में करने में बहुत फर्क होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग करोगे तो आपका ये बहुत अच्छे से बनेगा। तो चलिए 2003 में कितना था, 8 था। तो 2003 में ये कितना था, 8। तो चलिए मैंने यहां 8 बना लिया, ठीक है ना। 2004 में कितना था, 2004 में 10। तो 2004 में 10, तो ये 2004, ये रहा 10, लाइन ठीक से मिलाइएगा, ये 10 हो गया। उसके बाद 2005 में कितना हो गया भाई, 2005 में 5। तो 2005 और 5 कहां पर है, ये रहा 5, ये लाइन से चलिए, और ये रहा 5। और 2006 में 12, तो ये 2006 और ये रहा 12, ठीक है ना। तो देखिए ये लाइन हमारी ऐसे गई, इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो तैयार होता है। तो आप लोग भी अपने ग्राफ को इस तरह से तैयार करिएगा, और बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है ना। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर आपको कॉपी में ग्राफ पेपर बनाना आए तो कुछ इस तरह से आप लोग उसको बनाइएगा। हमारा बोर्ड पे जो है वो कोशिश करिए कि बिल्कुल ठीक बने, पर आप भी इस तरह से बनाइएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उसके अंदर। हमें यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2003 से 2007 में क्या दिया हुआ है, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की जो संख्याएं हैं। वर्ष 2003 में जो पुरुषों की संख्या थी वो 12, वर्ष 2004 में 12.5, वर्ष 2005 में 13, वर्ष 2006 में 13.2 और वर्ष 2007 में 13.5। और ऐसे ही स्त्रियों की जो संख्या है वो इसी वर्ष में 11.3, 11.9, 13, 13.6 और 12.8। हमें इसके लिए भी वैसे ही ग्राफ बनाना है जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बनाते हैं अपने ग्राफ को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने ग्राफ पे, और यहां पर मैं कुछ अपनी सुविधा के लिए कुछ चीजें लिख लेता हूं, जैसे 2006, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। तो यहां पर मेल जो है और यहां पे जो फीमेल है, मतलब उनको मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं ताकि मेरे को बार बार पीछे ना जाना पड़े। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 12, 12.5 और 13, 13.2 और 13.5। और उसके बाद यहां पे लिखता हूं 11.3, 11.9, 13, 13.6
और 12.8। यहां पर मैंने थोड़ा सा अपने लिए सुविधा के लिए मैंने इसको यहां पर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना इसको पूरे ग्राफ में सेट करेंगे। तो यहां पर ये पूरा मैंने यहां पर इसको ले लिया है बिल्कुल लास्ट तक, ये लीजिए। अब ये हमारा जो ग्राफ है वो इस पे पूरा बनेगा और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ हद तक ऐसे ही बने। यहां हो जाएगा 0। अब उसके बाद देखिए हम लेंगे 2003, 2003, 2003, 2004 है ना, 2005, 2006 एंड 2007। ठीक है ना। यहां पर मैंने एक एक लाइन छोड़ के लिखा है ताकि वो समझ में आ जाए। उसके बाद हमें हमारा 13 दशमलव से भी ऊपर गया है, मतलब हमें 14 तक जाना है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, ये हमारी लाइन है, इसको बिल्कुल सही से लिखिएगा। ये चलिए, तो यहां पर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहां पर हो जाएगा 14। ठीक है ना। अब ये ऐसा चला गया। अब उसके बाद यहां पर हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें इसको भी पास पास लिखना पड़ेगा, ताकि पास पास लिखने में ये रहेगा कि हम लोग इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूं इसको। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। चलिए, ये हो गया हमारा पूरी लाइन। अब देखिए यहां पर 2003 में अगर मैं मेल की बात करूं तो यहां पे थी 2003 में 12, ठीक है। 2004 में 12.5। देखिए 12.5 13 और उसके एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर 2005 में 13, तो 2005 में ये हो गया 13, ठीक है। उसके बाद 13.2 2006 में, तो 2006 में 13.2 है ना, वो इसके हल्का सा ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 2007 में 13.5, तो 13.5 बिल्कुल 14 और 13 के बिल्कुल बीच में रहेगा, वो भी कुछ इस तरह से बिल्कुल बीच में। ये है 2007 की बात, ये ठीक है ना। वो थोड़ा सा ग्राफ में आप लोग जब बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा। आप लोग इसके ऊपर बस अपने जो मेजरमेंट्स हैं, मतलब जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं, उसको ध्यान से बनाइएगा। चलिए, तो यहां पर एक मेल का हो गया, तो यहां पर मैं ये लाइनें मिला दूंगा, तो मेरी जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। ये है पुरुषों के लिए, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, ठीक है। अब उसके बाद मुझे इसी ग्राफ में किसकी बताना है, स्त्रियों की। तो 11.3 2003 में, तो 11.3 मतलब 11 से थोड़ा सा ऊपर, 11.3 यहां पर, ठीक है। उसके बाद 12.5 2004 में, तो 12.5, तो 12.5 बिल्कुल जो है हमारा 11.3 था और ये 12.5 है, तो 12.5 जो है वो बिल्कुल हमारा इसके बीच में बनेगा। पहला था हमारा 2003 में, 2004 में 12.5 था, तो गर्ल इसमें क्या है 11.9, 11.9 जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये यहां से थोड़ा सा ऊपर रहेगा 11.9, ठीक है। 12.5 तो 2004 में मेल का था, तो वुमेन्स का कितना है 11.9। उसके बाद 2005 में दोनों का 13 है, तो 2005 में दोनों का 13, ये लीजिए भाई, दोनों की एक ही लाइन है। उसके बाद
2006 में इनका 13.6 है, तो 13.6 है ना, वो इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये 13.6 वर्ष 2006 में, और 12.8 काय में वर्ष 2007 में। तो 12.8 जो 13 से है ना, वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। 13 से मतलब 13 से थोड़ा सा 12.8 मतलब यहां पर जो रहेगा वो इधर रहेगा, तो वो इधर की साइड मान के चलिए आप, जो है ये है 12 की लाइन, 12 की लाइन ये 13 से थोड़ा सा इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन लाइनों को मिलाएंगे तो हमारी जो लाइन है वो ऐसी जाकर ये जाएगी। तो यहां पर ये जो है वो है स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, जैसा कि हमें अपने क्वेश्चन में दिया था, है ना। ये देखिए, ये दोनों का मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया है, और यहां पर जो ग्राफ है वो आप लोगों के सामने पूरा विजिबल है कि भाई यहां पर पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या को हमने कैसे ग्राफ पे बताया है। और जब आप इसको अपने ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से बनेगा। बस जो मैंने आपको तरीका समझाया है कि कैसे बनेगा, आप लोग इसी तरीके का यूज करेगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है बिना देरी किए हुए। और बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं, आगे आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेखों द्वारा बताई गई हैं। मतलब ये नगर है, नगर से साइकिल द्वारा वो क्या जाता है, डाक बांटने जाता है। अब उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर मुझे देखा है एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाने का प्रयोग किया गया है। देखो ये है एक्स अक्ष, यह है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब इसमें प्रातः 8 बजे 9 बजे, तो आपने देखा इसके अंदर कितनी है, 4, 1 2 3 4, यहां पे 4 इकाई का 1 घंटा बताया है। मतलब यहां पर 4 इकाई का 1 घंटा, तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाने का प्रयोग किया है, तो हम लिखेंगे 4 इकाई मतलब 1 घंटा। 4 इकाई को 1 घंटा ले लिया है, जैसे 1 2 3 4 1 घंटा, फिर 1 2 3 4, फिर 2 घंटे, फिर 1 2 3 4 3 घंटे, ऐसे ही 4 घंटे। ठीक है ना, तो 4 इकाई का 1 घंटा लिया इनने। उसके बाद क्या है, अब उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। भाई उसने जब पूरी यात्रा करी, तो उसने जब पूरी यात्रा करी तो पूरी यात्रा करने में कितना समय लिया। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि जब वो चला, मतलब उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, तो यह है समय। तो अब देखो कितने, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और ये पूरे 3 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3 के बाद आधा है। मतलब देखो 1 घंटा 4 इकाई का 1 घंटा हो गया। ठीक है, समझना, 4 इकाई का 1 घंटा हो गया, फिर ये भी 4 इकाई है, तो ये भी 2 घंटे हो गए, और ये कितनी है, ये भी 4 इकाई है, तो ये 3 घंटे हो गए। पर ये कितनी है, 2 इकाई है, मतलब आधा, मतलब 3 घंटे, 3.5 घंटे। कितने, 3.5 घंटे। आया समझ में। अब क्या दिया है, व्यापारी के स्थान से या व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी। भाई व्यापारी का स्थान यहां है और नगर यहां है, तो दूरी कितनी हो गई, 22 किलोमीटर। कितने लिखेंगे हम, 22 किलोमीटर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, जिनके हम आंसर भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके आंसर्स बहुत अच्छे से होंगे बिना किसी दिक्कत के। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी मत करना। आपका क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो। बस जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, आपको करना क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए ग्राफ पे क्या क्या चीजें आपको देखना है, बस आपको उसी का ही ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, और इसी के ही कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। आगे क्या दिया हुआ है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। देखिए भाई जो डाकिया है वो जब 8 बजे से चलना प्रारंभ किया, 9 बजे वो 10 किलोमीटर पहुंच गया। फिर उसके बाद 10 बजे और 11 बजे के बीच में उसकी जो चलने की जो गति है ना,
वो स्लो हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्षैतिज जो दिखा रहा है ना, ये रुका हुई जगह बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैं 8 से चला, फिर रुक गया, फिर चला। तो मतलब 10 से 11 बजे के बीच में, मतलब 10 बजे, और ये जो दिख रही है ना ये वाली स्थिति इसकी 10 से 10:30 के बीच में वो रुका। हम क्या लिखेंगे? क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? जी हां, रुका। मतलब हमारे ग्राफ को देखकर हमें ये स्थिति बताती है कि हां भाई, ग्राफ मतलब जो डाकिया है ना उसने थोड़ी देर रुका। कितने देर रुका भाई? 10 से 10:30 बजे तक रुका, और 11 बजे वो वापस से, मतलब फिर से वो चला गया और वो आगे पहुंच गया। ठीक है ना? मतलब यहां पर उसकी जो एक क्षैतिज लाइन है, हम कह सकते हैं कि ग्राफ में जो क्षैतिज लाइन है, ये वाली लाइन बताती है कि भाई वो क्या है, वो इतनी देर हुआ कहीं रुका। आया समझ में? तो हम लिखेंगे क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? हम लिखेंगे हां रुका। विवरण दीजिए, तो हम लिखाते हैं कि हमारे आलेख में हमें जो क्षैतिज लाइन दिखाई देती है कि भाई जो डाकिया है वो उसने बीच में कहीं रुका, क्योंकि उसकी गति क्या हो गई, वहां पर बिल्कुल रुक गई। देखिए यहां पर 8 से 9 के बीच में 1 घंटा था, और 9 से 10 के बीच में 2 घंटे थे, और 10 से लेकर 11 के बीच में 3 घंटे थे, लेकिन यहां पर वो बीच में रुक गया। ठीक है? मतलब 1 घंटा 2 घंटा यहां पर, और उसके बाद यहां पर जो वो क्या करा, उसने थोड़ा सा विश्राम कर लिया, मतलब या रुक गया, या तो यहां पर जो क्षैतिज लाइन जो दिखा रही है वो क्या दिखा रही है कि भाई यहां पर वो रुका है। आया समझ में? तो हम लोग अपने आंसर में लिखा सकते हैं कि हमारे आलेख में जो क्षैतिज लाइन दिखा रही, जो क्षैतिज लाइन देख रहे हैं, उससे यह पता लगता है कि वहां पर डाके की गति क्या हुई है, वो रुकी हुई है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, वहां पर उसने विश्राम किया है, वो यहां पर रुका है। तो आप यहां पर ऐसा आंसर दे सकते हैं। अगला क्या है? किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? देखिए 8 से 9 में चला तो वो 10 किलोमीटर चल लिया। जब वो 9 से 10 पे गया तो उसकी जो गति थी वो कितनी हो गई? 16 हो गई। फिर वो 11 बजे, फिर 12 बजे उसकी गति कितनी हो गई? तो आपने देखा सबसे ज्यादा उसको कहां चलना पड़ा? 8 से 9 के बीच में। तो हम लिखेंगे अतः किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? हम लिखेंगे उसकी चाल प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक सबसे अधिक थी, सबसे अधिक थी। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप वैसे ही वैसे लिखिए। आप अपने हिसाब से बस ग्राफ को देखकर आपको क्या चीजें दिख रही है, आप अपने हिसाब से भी आंसर दे सकते हो। आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, हमारी 15.1 का। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जिनकी हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए आते हैं, देखते हैं। अब यहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। निम्नलिखित आलेख में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव हैं? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए यह है तापमान का और यह है समय का। ठीक है? अब मान के चलिए कि ये जो बता रहा है, इसका मतलब यह होता है कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा तापमान भी बढ़ रहा है। हम अगर एक एग्जाम्पल लें, हम अपने डेली रूटीन में से ही हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए सुबह 10 बज रही है, है ना? अब भाई सुबह 10 बज रही है, तो अब क्या हो गया? यहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो मान के चलिए कि 28 है। भाई 10 से 11 बज गई, टेम्परेचर कितना हो गया? मतलब धूप का हो गया भाई 30 हो गया। चलिए फिर उसके बाद 12 बजी 32 हो गया। ठीक है? फिर उसके बाद 1 बजी 40 हो गया। फिर उसके बाद 2 बजी तो 41 हो गया। तो ऐसे करके जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तापमान भी बढ़ता जा रहा है। तो भाई हम कहेंगे कि हां क्या है, ऐसा आलेख संभव है। हल लिखना है, हल
कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संबंध, हम लिखेंगे यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है। आया समझ में? ये हो गया हमारा पहले का आंसर कि हाँ भाई ये वाला ग्राफ बिल्कुल संभव है कि अगर हमारा समय बढ़ रहा है तो वैसे वैसे तापमान भी, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अगर हम मिलाते हैं तो यहां पर ऐसे कुछ पॉइंट्स बनेंगे और पॉइंट्स बनने के बाद हमने इसको मिला दिया तो यहां पर जैसे समय बढ़ेगा तो यहां पर वो तापमान भी बढ़ता जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से ये हमारा पहला वाला जो तर्क के साथ हमें आंसर देना, तो ये तो हो गया। आगे देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है जिसे हमें देना है। दूसरा दिया है निम्न आलेख में से कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ आंसर दीजिए। तो चलिए अब क्या हो गया, अब अगर हमारा तापमान, अगर हमारा समय क्या हो रहा है, समय कम हो रहा है तो तापमान भी क्या हो रहा है, तापमान भी कम हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये कब पॉसिबल होता है। ये पॉसिबल होता है हमारे 3 बजे के बाद। अब क्या हो गया, समय बढ़ रहा है और तापमान कम हो रहा है। कैसे? देखिए यहां पर हम लोग 3 से 4 बजती है, 4 से 5 बजती है, 5 से 6 बजती है, 6 से 7 बजती है, 8 बजती है, तो हमारा जो तापमान है वो भी क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब समय बढ़ रहा है तो तापमान कम हो रहा है। आया समझ में? जैसे मान के चलिए समय बढ़ रहा है, तापमान कम हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग दिन में 3 बजे के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो तापमान मान के चलिए दिन में 3 बजे कितना है, हम मानते हैं 45 डिग्री है। फॉर एग्जांपल हमारा समय 3 बजे कितना है, 45 डिग्री तापमान है। तो 4 बजे कितना हो गया, 40 हो गया। फिर उसके बाद 5 बजे कितना हो गया, 35 हो गया। फिर उसके बाद 6 बजे कितना हो गया, 6 बजे हो गया हमारा तापमान मान के चलिए यहां पर 30 हो गया। 7 बजे कितना हो गया, 28 हो गया, है ना। 8 बजे कितना हो गया, 8 बजे हमारा 20 हो गया। तो मतलब यहां पर तापमान बढ़ा पर यहां पर समय बढ़ा और तापमान कम हुआ। तो भाई ऐसा ग्राफ भी संभव है कि अगर समय बढ़ रहा है तो तापमान में भी कमी आ रही है। तो यह पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जी हां, हम लिखेंगे अतः उत्तर में हां ऐसा आलेख संभव है क्योंकि यदि समय बढ़ता है तब तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका तर्क के साथ आंसर। तो ये दोनों तो हो गए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये जो एरो है, ये वाला जो है वो क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई समय तो स्थिर है। मान के चलिए समय बज रहा है 12। अब 12 पे क्या आपका टेम्परेचर 28 है, क्या 12 पे 28 ही रहेगा, क्या मतलब समय वही है पर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो क्या एक ही समय पे टेम्परेचर जो रहेगा वही मतलब एक ही समय पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है क्या? कभी ऐसा सुना है क्या कि 12 बजे टेम्परेचर मतलब 12 बज रही है और आपका टेम्परेचर अलग अलग होता जा रहा है, अलग अलग होता जा रहा है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। समय एक ही है
पर टेम्परेचर अलग अलग एक ही समय पे नहीं हो सकते। टेम्परेचर भी उस समय एक ही होता है ना, तो भाई क्या होगा, यहां पे भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर समय अगर एक होता है तो तापमान अलग अलग नहीं हो सकते। भाई आप मुझे खुद ही बताइए कि कभी ऐसा होता है कि 12 बजे अगर आपने अपने मोबाइल में या अपनी वॉच में अगर आपने देखा कि भाई 12 बज रहे हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, मतलब कितना है, 48 है, चलिए 30 है, फिर 12 बजे फिर देखा आपने 12 बजे फिर टेम्परेचर इतना हो गया, मतलब समय एक ही है पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है नहीं ना, तो हम लिखेंगे अतः ऐसा आलेख संभव नहीं है क्योंकि समय के साथ तापमान में भी कमी या बढ़ोतरी होती है। पर एक जैसा एक ही समय पर नहीं होता है, पर एक जैसे समय पर, एक ही समय पर अलग अलग तापमान नहीं होते, अलग अलग तापमान नहीं होते। चलिए अब इसका भी आंसर हो गया जो कि हमने तर्क के साथ देखिए। अब देखते हैं हमारा लास्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, लास्ट वाले में बोला है कि भाई मान के चलिए कि हमारा तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बोला है अब समय अलग अलग है, मान के चलो 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब क्या तापमान क्या एक ही रहेगा? ऐसा कभी होता है कि भाई समय चल रहा है पर तापमान एक ही रहा? तापमान में तो समय के साथ तापमान में भी परिवर्तन होता है, जो कि हम देख चुके हैं। तो भाई हम लोगों ने क्या देखा कि भाई आप लोग खुद देखो कि भाई समय अगर एक रह रहा है तो क्या समय अलग अलग है पर क्या तापमान एक ही है? तापमान चेंज होगा, इसलिए ऐसा आलेख संभव नहीं है। हम लिखेंगे अतः ऐसा आलेख संभव नहीं है क्योंकि है ना, क्योंकि एक ही समय पर अलग अलग समय पर एक ही तापमान नहीं रह सकता है, क्योंकि अलग अलग समय पर एक ही तापमान नहीं रह सकता है, तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और इस तरह हो जाती है हमारी प्रश्नावली भी खत्म। तो बस करना क्या है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस करना है, इनके लॉजिक समझना है और फटाफट अपनी एक्सरसाइज खत्म कर सकते हो। बस बने रहिए हमारे साथ। बने कैसे रहना है, कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले जाइए गूगल पे और वहां आप लोग टाइप कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन है यहाँ पर। आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको अपनी पढ़ाई करना और एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना है। और हाँ, जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूं आपको सारे सब्जेक्ट के लिए वही प्रोसेस को फॉलो करना है। हम जैसे अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 से लेकर 12 तक,
अब आप लोग जैसे क्लास 8 की बात कर रहे हैं, हम जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे एक मैथ्स के पर्टिकुलरली विंडो पर। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए गए वो सारे आपको सिस्टमैटिकली दिखाई देंगे। आपको जो भी अध्याय पढ़ना है बस आप पे क्लिक करो, वो अध्याय आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी में ओपन हो जाएंगे और यहां पर आप लोग जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मुफ्त में देख सकते हैं और उसके बाद अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो बस बने कहां रहना है आपको, बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।